आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में बड़ा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज। मध्य उत्तर कलकत्ता क्षेत्र में मुनिश्री का प्रवास चल रहा है और मुक्तिबाई सेखानी जिनके संथारा चल रहा है और संथारा में आध्यात्मिक सहयोग हेतु मुनिश्री का प्रवास उनके परिपार्श्व में हो रहा है। उसी श्रृंखला में आज रविवारीय कार्यक्रम, रविवारीय प्रवचन के अंतर्गत मुनिश्री का पदार्पण दादावाड़ी के पावन प्रांगण में हुआ है और दादावाड़ी के इस प्रांगण में प्रवचन समायोजित है। तो प्रवचन और उसके साथ साथ पूर्वांचल महिला मंडल द्वारा आज सास बहू कार्यशाला भी आयोजित है। तो सर्वप्रथम मैं मध्य उत्तर कलकत्ता की ओर से स्वागत हेतु आमंत्रित करूंगा राजेंद्र जी संचेती को कि वे इस अवसर पर अपना स्वागत करते हैं। अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं स्वयंवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, श्रावक समाज, श्राविका समाज, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि मुनिश्री का मध्य उत्तर कलकत्ता क्षेत्र में प्रवास चल रहा है। मुनिश्री का पदार्पण सह लक्ष्य मुक्तिबाई सेखानी की संथारा पचक्कान हेतु यहाँ पर पदार्पण हुआ और उसके बाद में संथारा निरंतर एक अच्छी तरह गतिमान है। इस उद्देश्य से और इसी परिप्रेक्ष्य में मुनिश्री का यहाँ पे पदार्पण चल रहा है। आज का ये कार्यक्रम दादावाड़ी में मुनिश्री ने करने का जो हमें स्वीकृति प्रदान की, उसके लिए मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत आभार। मैं आज के इस अवसर पर सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण को एवं उपस्थित श्रावक समाज का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मुनिश्री दादावाड़ी ये जो प्रांगण है 210 साल का इसका इतिहास है और निरंतर यहाँ पर धर्म प्रवचन का आदि का कार्य होता रहता है। मध्य उत्तर कलकत्ता सभा क्षेत्र द्वारा भी 5 बार नववर्ष का मंगल पाठ का कार्यक्रम पूर्व में हो चुका है और अनेक बार चारित्रात्माओं का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। यहाँ के पदाधिकारियों, ट्रस्टीगणों का हमें निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहता है। मैं सभी के प्रति धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ और पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रस्तुत किया संचेती जी ने। इसी क्रम में मध्य उत्तर कलकत्ता ज्ञानशाला ज्ञानार्थी भी अपनी प्रस्तुति तैयार है उनकी। अब हम चलेंगे पूर्वांचल महिला मंडल के कार्यक्रम की ओर। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल महिला मंडल के बहनों को प्रेरणा गीत के संगान के लिए। महिला मंडल पूर्वांचल। कर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे, आओ बहनों जागो इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से, मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे, आओ बहनों जागो बहनों। हो हुआ जागरण भाग्योदय से, तुलसी प्रभुवर की आभारी।
अलख जगाती रहे रात दिन, जुड़े संग से एक तारी। ऊर्जा पाकर महाश्रमण से, ऊर्जा पाकर महाश्रमण से, चरणों को गतिमान करें। बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण भरें। आओ बहनों जागो, बहनों हो संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंची एक उड़ान भरे। बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो, बहनों हो। के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल तेरापन महिला मंडल की अध्यक्षा प्रेमबाई सुराना को कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रेमबाई सुराना। महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को श्रद्धा से सविनय भाव हरि वंदना। श्रुत की धनी नवम प्रमुखा साध्वी श्री विशुद्ध ब्रिभा जी को सविनय भाव हरि वंदना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुमार जी को मथेण वंदामि। पूर्वांचल महिला मंडल के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी संस्था और सभी महिला मंडल के पदाधिकारीगण और यहाँ पधारे हुए सभी भाई बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित रिलेशनशिप स्किल के अंतर्गत अनमोल रिश्ता सास बहू का यह कार्यशाला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यशाला मुनि श्री जी के सानिध्य में आयोजित की गई है। परिवार में रहे खुशियाँ बरकरार, सास बहू की बाउंडिंग बने सदाबहार। जो घर की शान है, जो घर की मान है, जिसकी खुशियों से पूरे होते सबके अरमान हैं, जिसकी खुशियों से पूरे होते सबके अरमान हैं। जो घर में लक्ष्मी बनकर आई, जो घर में लक्ष्मी बनकर आई, तब सास बहू की सहनशीलता, विनम्रता, सामंजस्य ही परिवार में सुख शांति छाई, परिवार में सुख शांति छाई। सास बहू एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, तभी यह रिश्ता मजबूत और शक्तिशाली बनता है। और एक बात कहना चाहूँगी, बहू बेटी नहीं हो सकती, बहू बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी पराई होती है और बहू अपनी होती है। सास को बहुओं को प्यार, सम्मान, आदर देकर अपनी बेटी से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। बेशक बेटी है गुड़ के समान, बेशक बेटी है गुड़ के समान और बहू है नमक के समान। गुड़ तो केवल जीभ का स्वाद है, गुड़ तो केवल जीभ का स्वाद है। नमक के बिना तो पूरा खाना ही बेस्वाद है, नमक के बिना तो पूरा खाना ही बेस्वाद है। इस कार्यशाला में आई सभी सास बहू के प्रति बहुत बहुत आभार व मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय वह भी प्रवचन के समय हमें प्रदान किया। सास बहू सामंजस्य कैसे बिठाए, कैसे बने सास बहू का रिश्ता नाजुक से मजबूत। पराए घर की बेटी को नए घर में बेटी का दर्जा तो मिले, लेकिन बहू का अस्तित्व कैसे कायम रहे। ऐसे कई बिंदुओं पर आज हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम मुनि श्री के मुखारविंद से इस सास बहू रिश्ते पर सुने, हम सबको सुसंस्कारित करने वाला प्रेरणा पाते। एक बार पुनः मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ओम अरहम। आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बाल मुनि कुणाल कुमार। रिश्तों को मधुर बनाए, रिश्तों को मधुर बनाए, वाणी में अमृत
बरसा कर समता सुमन खिलाए, रिश्तों को मधुर बनाए, रिश्तों को मधुर बना, विश्वास परस्पर जागे, सब में जीवन हो आचारी, सेवा भावना रग रग में हो मधुर बन व्यवहारी, मधुर बन व्यवहारी, संस्कारों की सौरभ से हम धन्य धन्य हो जाए, रिश्तों को मधुर बनाए, रिश्तों को मधुर बनाए, कहना सीख सहना सीख, क्रोध भाव को छोड़, सदाचार की चादर ओढ़, दिल से नाता जोड़, दिल से नाता जोड़े, प्रेम भाव का बिगुल बजाए, मन का मेल मिटाए, रिश्तों को मधुर बनाए, रिश्तों को मधुर बना, सुख दुख में नित रहे सहयोग, विनय भाव अपनाए, मैत्री प्रमोद करुणा रस का झरना सदा बहाए, झरना सदा बहाए, गुण अनुमोदन करते करते आनंद में रम जाए, रिश्तों को मधुर बनाए, रिश्तों को मधुर बना, वाणी में अमृत बरसा कर समता सुमन खिलाए, रिश्तों को मधुर बनाए, रिश्तों को मधुर बनाए। ओम। रिश्तों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण रिश्ता है सास बहू का। यूँ कहें सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। घर परिवार की सुख समृद्धि का आधार रिश्ता जो है वह सास बहू है। अगर सास बहू का रिश्ता मजबूत है और स्नेह के धागे से गूंथा हुआ है तो घर परिवार में सुख समृद्धि कायम रहेगी। और अगर सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट है तो घर में सुख शांति रहना बहुत मुश्किल है। लोग अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं, व्यापार पर ध्यान देते हैं, परंतु सुख शांति के लिए जरूरी है कि रिश्तों पर ध्यान दिया जाए, परिवार के सदस्यों पर ध्यान दिया जाए कि परिवार के सदस्यों के मन में सुख शांति है कि नहीं, मानसिक शांति है कि नहीं है। बुखार आता है, कोई बीमारी आ जाती है तो तत्काल हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, इलाज करवाते हैं, परंतु बीमारी क्यों आई उस पर कोई ध्यान देता है क्या? तन में बीमारी आती है उससे पहले मन में बीमारी आती है, और मन की बीमारी से ही तन की बीमारी पैदा होती है। बहुत सारी बीमारियां मन से तन में पैदा होती है।
तो मन स्वस्थ रहना जरूरी है। घर के हर सदस्य का मन स्वस्थ रहना जरूरी है। तो मन स्वस्थ रहेगा तो तन तो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन लोग तो तन दिखता है इसलिए तन पर ध्यान देते हैं, मन दिखता नहीं इसलिए मन पर ध्यान नहीं देते। तो बहुत जरूरी है कि मन की ओर ध्यान दें, मन को ध्यान दें, परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति पर ध्यान दें। बहू आती है, नई नई बहू घर में आई और सासू माँ ने कहा, सासू माँ तो नहीं के बोलते थे उस समय में, सासू जी बोलते थे। आजकल तो सासू माँ बन जाती है, बोली में तो बन ही जाती है, दिल से बनेंगे बना अलग बात है। तो सासू जी ने कहा कि बहू तुम इस घर में नई आई हो, इस घर की व्यवस्था क्या मैं तुम्हें बता देती हूँ। बताओ। कि तुम्हारे ससुर जी है वो तो राष्ट्रपति है और मैं तुम्हारी सास हूँ वह प्रधानमंत्री हूँ, और मेरा बेटा तुम्हारा जो पति है वो वित्त मंत्री है। अब बताओ तुम कौन सा मंत्री का पद लेना चाहोगी, तुम कौन सा पद लेना चाहोगी। तब वह तत्काल बोली मैं विपक्ष का पद लेना चाहूंगी, मंत्री पद नहीं चाहिए, विपक्ष में बैठना चाहूंगी। तो जब परिवार के सदस्यों की सोच, अगर बहू और सास की सोच इस प्रकार की होती है तो घर परिवार में सुख शांति कैसे आ सकती है, मानसिक शांति कैसे रह सकती है। तो मानसिक शांति रखना है। सास बहू के भीतर जनरेशन गैप वो तो रहेगा ही, 20 साल का अंतर तो रहेगा ही, आजकल 25 साल समझ लो, तो वो गैप तो रहेगा ही। तो उस गैप को समझना जरूरी है। गैप तो हो गई, पहले भी होता है, आज भी है, आगे भी रहेगा, परंतु उसको समझना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी की सोच क्या है, विचार क्या है, मेरे से पीछे वाली पीढ़ी की सोच क्या थी, मेरी सोच क्या है और आने वाली पीढ़ी की सोच क्या है। जब व्यक्ति सामने वाले की सोच को समझ लेता है तब उस परिवार में सामंजस्य आसान हो जाता है। और सोच को नहीं समझा जाता है, विचारों को नहीं समझा जाता है, तब सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है। तो दो पीढ़ी के बीच का जो गैप है उस गैप को समझने का प्रयत्न करें, सोच को समझने का प्रयत्न करें, विचार को समझने का प्रयत्न करें और उसको समझकर काम करेंगे तो परिवार में शांति रह सकती है, अन्यथा शांति रहना बहुत मुश्किल है। बहुत सी महिलाएं दुहाई देती है कि हमने तो ये किया था, वो किया था, हम तो इतना कर लेते थे, ऐसा कर लेते थे और तुम इतना भी नहीं कर पाती हो। अरे भाई, आपने तो गाय का घी खाया है, देसी अनाज खाया है, इन लोगों ने तो पिज़्ज़ा बर्गर खाकर बड़ी होने वाली पीढ़ी है, इनमें वो ताकत कहाँ से आएगी। तो इनकी ताकत और आपकी ताकत में तो रात दिन का फर्क है। तो अब वो दुहाइयाँ मत दो। आपने क्या किया, आपके ज़माने में आपने किया, बहुत अच्छी बात है, परंतु वो दुहाइयाँ अब नहीं चलेगी। तो वर्तमान की स्थिति देख करके जब बात कही जाती है तो बात गले उतर जाती है, और स्थिति देखकर बात नहीं की जाती है तो फिर संघर्ष का जन्म होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जो गैप है उस गैप को समझने का प्रयत्न करें और विचार करें। मेरे हाथ की 5 अंगुलियां भी एक समान नहीं, एक समान है क्या? एक समान नहीं है। आप इतने लोग बैठे हुए हो, किसी के भी फिंगरप्रिंट दूसरों से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। तो जब फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, अंगुलियां एक जैसी नहीं है, तो विचार कैसे एक जैसे होंगे? हर व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं। परिवार के संस्कार एक अलग चीज होती है, परंतु अपने कर्म के अनुसार जो संस्कार होते हैं वो अपने अपने होते हैं। हर एक का कर्म अलग अलग है। किसी ने कैसे कर्म किए, किसी ने कैसे कर्म किए, उसके अनुसार उसको प्राप्ति हुई है। तो कर्म हर व्यक्ति के अलग अलग है, विचार अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, और उन सब को आप कहते हैं कि सब भेड़ों की तरह चलो, तो कोई नहीं चलने वाला। आज के युग में, पढ़े लिखे युग में, कोई भी नहीं चलने वाला है। तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में
मानसिक स्थिति को देख करके अगर बर्ताव किया जाता है तो वह बर्ताव परिवार में नए रंग खिलाता है। उस घर में हमेशा दिवाली रहती है और हमेशा सदाबहार सुख रहता है, आनंद छाया हुआ रहता है। तो सास को जरूरी है कि आने वाले को बहू को परोटने का प्रयत्न करे, और बहू का दायित्व है कि वह नए घर में आई है तो नए घर के माहौल के अनुसार ढलने का प्रयास करे। बहुत बार देखा जाता है कि कभी कोई बात को लेकर दुराव हो जाता है तो सास सोचती है कि मैं बहू को तकलीफ दे रही हूँ और बहू सोचती है कि मैं सास को तकलीफ दे रही हूँ, परंतु हकीकत में क्या होता है, हकीकत में बेटा तकलीफ पाता है। वह दोनों तरफ से तकलीफ पाता है, माँ की तरफ से भी तकलीफ पाता है और अपनी पत्नी की तरफ से भी तकलीफ पाता है। तो अगर आप बहू लाए हैं तो बहू किसके लिए लाए, बेटे के सुख के लिए लाए ना। तो बेटे के सुख के लिए बहू लाए हैं तो बेटे को सुखी देखना चाहते हो तो बहू को तकलीफ मत दो, क्योंकि बहू को तकलीफ दोगे तो बेटा दुखी होगा। तो बेटे को अगर सुखी देखना चाहते हैं तो बहू को तकलीफ मत दो, बहू को खुशी रखोगे तो बेटा अपने आप खुश रहेगा, अपने आप सुखी रहेगा। तो ज़रूरी है कि बहू को लाए हैं तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का प्रयत्न करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहू आई है तो बहू को लाए तो समझ लिया कि काम वाली को लाए हैं। बहू कोई काम वाली नहीं है कि आप 24 घंटा घर में काम करती रहे और आप उस पर हुक्म चलाते रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा युग नहीं है, युग बदल गया है। तो वह काम वाली की तरह नहीं है, वह तो राज रानी की तरह है, अर्थात वह तो आपके घर की सदस्य बनने के लिए आई है, आपके साथ घुल मिलने के लिए आई है। तो उसे दूध में शक्कर की तरह घुल मिलाने का प्रयास करें, जिससे वह दूध और अधिक मीठा बन जाएगा। तो ज़रूरी है कि परिवार में आने वाले नए व्यक्ति को एडजस्ट करने का प्रयत्न करें, उसे समय देने का प्रयास करें। बहुत लोग समय नहीं दे पाते हैं। कोई भी नया व्यक्ति आया है, आप किसी नए शहर में आए हैं या किसी नए शहर में जाकर बस रहे हैं, तो वहाँ उस शहर को समझने के लिए आपको समय चाहिएगा। साल 2 साल निकलेगा तो वहाँ की परिस्थितियों से आप जानकारी कर पाएंगे, वाकिफ हो पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार कोई नया सदस्य घर में आया है तो उसको समझने के लिए, घर को समझने के लिए समय देना चाहिए कि 2 4 5 साल निकल जाए, वह अच्छे से परिवार को समझ ले, फिर देखिए आप कैसे दूध मिश्री की तरह वह सदस्य आपके साथ घुल मिल जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आने वाली बहू को समय दें, जिससे जो गैप है, जो दूरियां है, वह दूर हो जाएगी। वर्तमान युग में तो नहीं, पर पहले कहा जाता था, बेटी को कहा जाता था, बेटी यहाँ माता पिता के घर तो मौज कर लो, पर पता चलेगा जब तुम ससुराल जाओगी। अर्थात सास का और ससुराल का भूत उसके दिमाग में पहले से डाल दिया जाता है और बार बार बातें ऐसी की जाती है जिससे एक तरह का उनके मन में मानसिक भय सा बन जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करें, बेटियों के सामने ऐसी बातें कभी नहीं करें, उन्हें ससुराल का भय या भूत नहीं दिखाएं जिससे उनका मानसिक चित्रण जो है वो खराब बन जाए। उनको हमेशा अच्छी छवि दिखाएं, अच्छी प्रेरणा दें, जिससे वह ससुराल में जा कर के वहाँ अपना तालमेल बिठा सके, ससुराल के सदस्यों के साथ सही ढंग से सेट हो सके। तो बहुत ज़रूरी है कि बहू का ससुराल में सेट होना, और बहुत ज़रूरी है सासू द्वारा बहू को उचित आदर और सम्मान देना, जिससे वह इजीली परिवार के साथ घुल मिल जाए। तो सास बहू के रिश्ते पर परिवार की सुख शांति और समृद्धि निर्भर करती है, बच्चों का स्वास्थ्य निर्भर करता है, बच्चों के संस्कार निर्भर करते हैं, बहुत कुछ सारा घर का जो माहौल है वह सास बहू के इर्द गिर्द घूमता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सास बहू अगर एक है, सास और बहू के रिश्ते में गर्माहट नहीं, एक तरह से मधुरता है, तो समझना चाहिए कि सास और बहू प्रेम से रह रहे हैं, तो समझना चाहिए कि घर परिवार में सुख समृद्धि है। हम अनेक घरों में जाते हैं, गोचरी के लिए बहुत घरों में जाते हैं, तो देखते हैं, हमें कई बार अनुमान लग जाता है कि इस घर की सुख समृद्धि कैसी, शांति कैसी है।
आर्थिक स्थिति पता चले या न चले, परंतु पारिवारिक शांति का चेहरे देखकर पता चल जाता है। अगर सास और बहू का चेहरा खिला हुआ है तो समझना चाहिए यहाँ पे सुख शांति और आनंद है, और सास और बहू का चेहरा मुरझाया हुआ है तो समझना चाहिए यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो जरूरी है कि सास और बहू का जो रिश्ता, अनमोल रिश्ता है, वह रिश्ता मधुर बना रहे, और उस रिश्ते में दायित्व बनता है पुत्र और पति और ससुर का दायित्व भी बनता है कि वह उस रिश्ते को मैनेज करने में सहयोग दे। वर्तमान युग प्रशिक्षण का युग है। बड़े बड़े प्रशिक्षण बड़ी बड़ी कंपनियों में दिए जाते हैं, और कोई भी अच्छी पोस्ट पर जाता है तो उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वर्तमान युग में सास बहू के रिश्ते में भी प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। कई जगह ऐसी क्लासें चलती है कि सगाई होने के बाद बेटी को प्रशिक्षण दिया जाता है कि तुम ससुराल में कैसे रहोगी। तो बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण से आगे की राह आसान हो जाती है। तो ये कार्यशालाएं जो है वो एक प्रशिक्षण का कार्य करती है, और इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार रिश्तों को मधुर बनाया जाए और किस प्रकार परिवार के सदस्यों के साथ जीवन को बहुत सुंदर और अच्छे ढंग से और शांतिमय ढंग से व्यतीत किया जाए। तो इस कार्यशाला में आज काफ़ी भाई बहन उपस्थित है। तो मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा कि अपने घर परिवार में, अपने इर्द गिर्द में कहीं भी आपके सामने ऐसी बात उठे तो आप उसमें रिश्ते में समझदारी का परिचय दें, भरोसे का संबंध बनाएं, भरोसा रखें और विश्वास रखें, और रिश्ते में मधुरता आए ऐसा प्रयत्न करते रहें। क्योंकि आग में पेट्रोल डालने वाले तो बहुत मिलते हैं, जहाँ जाओ उधर दिखाई दे जाते हैं, परंतु आप सबका ये संकल्प होगा कि मैं किसी सास या किसी बहू के रिश्ते में पेट्रोल डालने का काम नहीं करूँगा, मैं तो उनके रिश्ते को मधुर बनाने का काम करूँगा, दूध में चीनी डालने का काम करूँगा। तो समझना चाहिए कि आपकी ये जो कार्यशाला है या आपकी जो ये मिसाल है वह मिसाल कायम रह सकती है, और कार्यशाला से एक संदेश लोगों को जा सकता है। तो मैं इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अब मैं निवेदन करूँगा श्रद्धेय मुनिश्री से, आज के इस रविवारी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला में अपने उद्बोधन के लिए निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रवचन के साथ साथ सास बहू कार्यशाला का भी आयोजन रखा गया है। सर्वप्रथम कुछ समय के लिए हम ध्यान साधना करेंगे। आंखें कोमलता के साथ बंद, तीन बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प में चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए मानसिक प्रसन्नता के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार की अकड़न न रहे। प्रतिमा की भांति अडोल पूरी स्थिरता, जागरूकता। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा भाग शिथिल हो जाए। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग। गर्दन सीधी, एंटीना सीधा। शांत, अड़चन नहीं। अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए। शरीर शिथिल हो जाए। बॉडी रिलैक्स। अनुभव करें शरीर का एक एक अवयव शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। कमल के फूल की भांति, रुई की भांति शरीर शिथिल हो रहा है, हल्का हो रहा है। हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है, ऐसा अनुभव करें। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले। ओम शांति, ओम शांति। रविवारी प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय अनमोल रिश्ता सास बहू का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीता है और समाज की सबसे महत्वपूर्ण और छोटी इकाई है परिवार। परिवार का अर्थ है
भावना, भाषा, भावुकता, भवितव्यता का नाम परिवार है। परिवार एक गुलदस्ता है, परिवार एक बगीचा है, परिवार एक संस्थान है जिसमें नाना प्रकार के लोग रहते हैं और नाना प्रकार के रिश्तों का खेल होता है। ननद भौजाई का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, ससुर बहू का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, काका भतीजा का रिश्ता, न जाने कितने रिश्ते हैं। और एक रिश्ता है सास बहू का। सास बहू का नाम आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, फूल जाते हैं। सास बहू का यह अनमोल रिश्ता है। हर रिश्ते का अपना मूल्य है, लेकिन सास बहू का रिश्ता का विशेष मूल्य है। घर को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका स्त्री की होती है। स्त्री यदि समझदार है तो घर स्वर्ग में हो जाएगा, और स्त्री यदि अड़ियल है तो घर नरक में हो जाएगा। सारा खेल बहनों पर आधारित है। पुरानी एक कहावत है, कंवारा कदी अलग होवे नहीं, अब परनिया सागे रह नहीं। इसका मतलब क्या? बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका आज भी हम देखते हैं। और जैसे ही वो घर में आती है, वातावरण थोड़ा दूसरा हो जाता है। जब तक सास बहू के आपस में प्रेम सौहार्द नहीं होगा, स्नेह का भाव नहीं होगा, वत्सलता का भाव नहीं होगा, जिम्मेदारी का भाव नहीं होगा, तो कभी भी घर परिवार स्वर्ग में नहीं हो सकता है। सास बहू को सम्मान दे और बहू सास को सम्मान दे। पहला प्रश्न है, बहू कैसी होनी चाहिए? जैसा बताया गया है, होम मेकर या वर्किंग, कैसी भी हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, भली होनी चाहिए, समाधि देने वाली होनी चाहिए, और एक दूसरे के विचारों को मान सम्मान देने वाली हो। बहू यदि अच्छी है तो परिवार के कोई टेंशन नहीं है। और आज का जो युग है वो प्रशिक्षण का युग है। नाना प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और लोग लेते भी हैं, लेकिन सास बहू का प्रशिक्षण तो केवल धर्मस्थानों में दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले सास बहू का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आप पति और पत्नी के गुण मिलाते नहीं, लेकिन मूल है सास और बहू के गुण मिलाओ। सास और बहू के गुण मिला दिए, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन आजकल एक शब्द और पड़ा है, सास बहू करती ननद भौजाई का गुण मिलाओ। ननद भौजाई का यह भी एक व्यवस्था चल पड़ी है कि परिवार में ननद भाई की बेटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मूल बात है सास बहू। और सास बहू का सीरियल भी आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है। हाँ ठीक है, और सीरियल तो सबके आते होंगे, लेकिन सास बहू का सीरियल एक विशेष और एक लोगों पर असर छोड़ने वाला भी था। और सास और बहू में सामंजस्य कैसे बैठाए, यह भी जरूरी है। सास है वो 17वीं शताब्दी की है, बहू है वो 21वीं शताब्दी की है। लेकिन आजकल तो काफी बदलाव आ गया है।
लेकिन सामान्यतया सास पुरानी परंपरा से प्रभावित है और बहू नई परंपरा से प्रभावित है, पुरातन आधुनिकता। तो उन दोनों में सामंजस्य जरूरी है। कुछ सासू झुके और कुछ बहू झुके, काम हो जाएगा। समस्या यह है न सासू झुकती है न बहू झुकती है, तो समस्या होती है। सासू कहती है क्या तू ज्यादा बड़बड़ करती है, क्या तू समझती है, तुमने जितना आटा खाया नहीं उतना मैंने तो नमक खा लिया है, तुम मेरे को क्या शिक्षा दे रही है। और वो कहती है शांति रखो, 2 चूल्हे होने में टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या आता है? कुछ नहीं आता है, मेरे को सब कुछ आता है। ये मेरे को सब कुछ आता है, यही लड़ाई की जड़ है। क्या आता है? पापड़ में पानी डालना आता है। सामंजस्य जरूरी है, एक दूसरे के विचारों को समझना जरूरी है। जब सासू के कोई आवश्यकता हो उस समय बहू ध्यान दे, और बहू के कोई आवश्यकता है उस समय सासू ध्यान दे, ये सामंजस्य हो जाएगा। सामंजस्य जरूरी है। यदि आप परस्पर है प्रेम तो जीवन है खेल, समझे नहीं? परस्पर प्रेम है तो जीवन खेल हो जाएगा, और परस्पर यदि प्रेम नहीं है तो जीवन जेल हो जाएगा। खेल और जेल आपके हाथ में है। सास और बहू के बीच में तनाव क्यों पैदा होता है, सामंजस्य की कमी क्यों होती है? पहला कारण है अहंकार, ईगो प्रॉब्लम। और आज की एक ज्वलंत समस्या है, प्राय चेहरे पर विनम्रता का भाव कम दिखाई देता है और अहंकार का भाव, नेगेटिव भाव ज्यादा दिखाई देता है। और हर समय मैं जॉब करती हूं, मैं जॉब करती हूं, मैं जॉब करती हूं, 1 करोड़ का पैकेज है। और कभी कभी तो पति को भी सुनाती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे को क्या पढ़ाया? मेरे बाप ने मेरे को ये पढ़ा, मैं 1 करोड़ की पैकेज लाती हूं। बस यही झगड़ा शुरू हो गया। सासू को भी सुनाती है, और कभी कभी सासू के मन में भी अहंकार का भाव आ जाता है। मैं सास हूं फिर भी खास नहीं हूं, मैं सास हूं फिर भी खास नहीं हूं, मेरा सम्मान नहीं है। अरे सम्मान ऐसे नहीं मिलता है, आप दूसरों को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। तो ये ईगो प्रॉब्लम, और ईगो प्रॉब्लम का कारण क्या है? आग्रह, अज्ञान। आग्रह के कारण अहंकार पैदा होता है, अज्ञान के कारण अहंकार पैदा होता है, मोह के कारण अज्ञान पैदा होता है, और अधिकार के कारण अहंकार पैदा होता है। मैं अधिकार में घर की मालकिनी हूं, जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हारे को करना पड़ेगा। और आप लोगों ने कहानी सुनी भी है, और आचार्य महाप्रकृति कहानी फरमाते थे, एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया के पास छाछ लेने के लिए गई। आजकल तो कमी जाते लेने के लिए, आजकल तो रेडीमेड काफी चीजें मिलने लगी। हाँ, तो वो छाछ लेने के लिए गई वह, और घर में बुढ़िया नहीं थी, बहू थी। जैसे ही बुढ़िया को देखा, बहू 2 कदम सामने आई, आदर दिया, सम्मान दिया, हाथ पकड़कर मकान में के आंगन में लाई और बोली, बुढ़िया जी कैसे आना हुआ? छाछ लेने के लिए आई हूं। बहू ने विनम्रता के साथ कहा, मासा आज छाछ बना ही नहीं है। बुढ़िया बहुत खुश हुई, कितना सम्मान दिया मेरे को, और कितनी प्रेम के साथ बोल रही है कि आज छाछ बना नहीं। कोई बात नहीं, जो व्यक्ति प्रेम के साथ बोलता नहीं तो उसका रूप ही अलग होता है। पधारो सा, विराजो सा, भोजन अर्गाओ सा, इतने में तो सारा माहौल चेंज हो जाएगा। और यदि आप बोलते हैं कटू आए छाती घुटो, मैं खुद तो भूखों मरूं, और छाती पर आकर बैठ गया, तो रूप दूसरा हो जाएगा। और बुढ़िया गई, और रास्ते में घर की मालकिनी जो बुढ़िया थी नहीं घर की, वो मिल गई। बुढ़िया 2 बुढ़िया मिल जाती तो फिर पूछो मत, और सुख दुख की बात भी शुरू हो जाती है। तो बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया से कहाँ गई थी? मैं तुम्हारे घर पर गई थी, किस लिए? छाछ लेने के लिए। और तो क्या हुआ? तुम्हारी बहू ने मना किया। अच्छा चल मेरे साथ, इतना चल। तो बुढ़िया के मन में शंका हुई कि बहू की नींद खराब होगी, इसलिए उसने मना कर दिया, मीठी बोलकर मेरे को छोड़ दिया। घर में प्रवेश किया, बुढ़िया ने बुढ़िया से कहा, आज छाछ बनाई नहीं है। तो ये तो तुम्हारी बहू ने कह दिया। बहू कौन कहने वाली है?
घर की मालकिनी मैं हूं, अधिकार की बात मेरी है, मैं कहूंगी तब काम होगा। बुढ़िया देखती रहेगी और अधिकार में अ हटा दो, पीछे क्या रहेगा? अधिकार के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग थू थू करेंगे, कहते हैं थू थू करेंगे। अधिकार की बात सब जगह नहीं होती है। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सुनने जैसी बात है। हमारे साधु संतों को फरमाते थे कभी भी अधिकार की बात का प्रयोग नहीं, अधिकार की बात मतलब क्या, आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करना, अधिकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना, सुझाव की भाषा का प्रयोग करो, सजेशन की भाषा में। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, फिर तुम देख लो। अब पानी ऊपर से जा रहा है, फिर अधिकार की बात, छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं और अधिकार की बात आ जाती है, तुम्हारे को घर से बाहर जाना है, मेरे पूछे बिना नहीं जा सकती है। वो जमाना गया। तो इसलिए सावधानी। तो ये जो एक कहानी छोटी सी है, तो कितनी मार्मिक और प्रेरणा देने वाली है। अब उस बहू के मन में क्या आया होगा? वो तो समझदार थी, बेचारी बोली नहीं है। कुछ बहु समझदार भी होती है, सब तरह के होते हैं, समाज में सब तरह के होते हैं। ये अधिकार के कारण कभी कभी खटास, रिश्तों में खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, अहंकार। और अहंकार के कारण ये सब बातें पैदा होती है। दूसरा कारण असहिष्णुता। असहिष्णुता के कारण कोई किसी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। न तो सासू सहन करने के लिए तैयार है और न बहू सहन करने के लिए तैयार है। और ज्यादा होता है तो सासू कहती है मैं मेरी अलग रसोई बनाऊंगी, तुम तुम्हारी अलग बनाओ बस। अरे कहना तो सो रहा है, जब तक जवानी अवस्था है या प्रौढ़ अवस्था है तब तक तो ठीक है, कल कोई रोग हो गया, बुढ़ापा आ गया, फिर क्या होगा, उसमें क्या हाल होगा। इसलिए ये सोचना, सासू को भी ये सोचना चाहिए, एक अवस्था आने के बाद में मुझे चेंज होना है, स्वभाव में परिवर्तन लाना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, और मैं घर के सदस्यों को इस रूप में ढालूं ताकि मेरे भी कोई समस्या नहीं आए, उनके भी कोई समस्या नहीं आए। उनकी बात को मैं स्वीकार करती रहूं और वो मेरी बात को स्वीकार करती जाए। लेकिन मूल सासू को ये ध्यान रखने की बात है। और उस समय यदि छोटी बात को लेकर अलग हो जाते हैं तो उसका क्या परिणाम आता है। और कभी कभी कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, आवेश के क्षणों में कितना नुकसान, के लाख रुपया की चीज नहीं है और 10 लाख का खर्चा हो जाता है। उसमें वो अहंकार, कहते मूस का सवाल, कहते मूस का, और अहंकार पर चोट लगती है, तब गुस्सा आता है, असहिष्णुता। और इस असहिष्णुता के कारण कितने घर परिवार नरक में हो गए हैं। आप तो अपने एक घर की जानते होंगे, पड़ोसी की जानते होंगे, पियर ससुराल की जानते होंगे, हम तो घर घर को जानते हैं। एक साल हमारे को हो गया है, कलकत्ता है, 1 साल हो गया है। अब तो काफी परिवार को थोड़े थोड़े जानने भी लगे हैं, ज्यादा तो नहीं जानते हैं। हाँ, ज्यादा जानने में समय लगता है और कभी कभी मन में आता है ज्यादा जानने में मजा भी नहीं है। हाँ, ज्यादा जानने में मजा भी नहीं है, बस जो सहज है, एक अपेक्षा से बात है। तो अब तो हम भी जानने लगे घरों की क्या स्थिति है। एक लड़की का जन्म हुआ, 7 लड़के और 1 लड़की। तो उस लड़के का भाव तो बढ़ेगा ही, भाव बढ़ने वाला ही है। और पिता ने कह दिया मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहे, कह दिया तो खबरदार है। बहुओं को आदेश जारी कर दिया, पुत्रों को कह दिया जितने भी घर के सदस्य हैं मेरी लाडली को कोई कुछ नहीं कहे। पर यही आपने गलती कर दी। अरे कहना तो पड़ेगा ही, कहे बिना घर परिवार समाज चलेगा नहीं, कहने का तरीका, यह सावधानी रखने की बात है। छोटी लड़की लड़ाई करती, झगड़ा करती, बोछली बोलते हैं बोछली, और कुछ न कुछ झगड़ा लेकर आ जाती, कुछ न कुछ तनाव पैदा करके आ जाती। पहले तो बच्ची थी, लोग भाई छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची थोड़ी बड़ी हुई और झगड़ा करने लगी। ऐसे करते करते 16-17 साल की होगी। जलती जोत। अब लड़की की सगाई करना, पुराना समय में ऐसा कहा जाता है कि भाई ऊंट की तरह बड़ी होगी है, अब पीला हाथ कर लो। और आज ऐसा सुनने में आता है 28-30 साल की होगी, फिर भी छोटी है। अब बोलो आप,
फिर क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा। इसमें भी विवेक और सावधानी की आवश्यकता है। जो समय पर जो काम हो जाता है उसका एक अलग मूल्य होता है, और जो समय पर काम नहीं होता है उसका एक अलग रूप होता है। अब आसपास के क्षेत्रों को पता चल गया कि सेठ साहब की लड़की है, सगाई की बात। अब कोई भी देखने के लिए आते तो पड़ोसी बड़े होशियार होते हैं। किसी के घर में दिवाली मनने वाली है तो वो सोचते होली कैसे मने, होली कैसे मने। जो भी आता पड़ोसी को पूछते, पहले तो ये नहीं आसपास के, भाई लड़की कैसी है। हम किसी के घर की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे प्यारे हो, आप हमारे दोस्त हो, आप हमारी हितैषी हो। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जलती जोत है और कुछ नहीं कहूंगा। जलती जोत है और कुछ नहीं कहूंगा, तो फिर बाकी क्या रहा। अब आता मना 10 लाख 20 लाख का पैकेज भी, पैकेज को क्या करे। आखिर एक दिन सेठ धार्मिक था, अब वो कुछ समझ तो गया मैंने गलती की है, मैंने मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अब मेरे को भुगतना दूसरा तो कौन भुगतेगा। गावड़े में गया, एक सेठ के मां भोजन किया, और भोजन करने के बाद रवाना होने लगा। इतने में सेठ बोला, ये लड़का कौन है। सामने वाला परिवार वाला बोला, ये आपका ही लड़का है, आपका ही लड़का, इसकी सगाई होगी, शादी होगी, अब करेंगे। सेठ बोला, लड़का मेरे को पसंद आ गया है। क्या लड़का मेरे को पसंद आ गया है। मेरी लड़की और आपका लड़का, वो गरीब घर का था। वो बोला, सेठ साहब आप तो राजा भोज हो, मैं तो गांगला तेली हूं, आपका मेरा क्या संबंध। नहीं कुछ भी, मेरे को लड़का पसंद आ गया, ठीक पसंद आ गया, और थोड़ा ये दिखाया, बस फिर क्या चाहिए। 20 लाख। उसने सोचा गरीबी मिटेगी, 20 लाख किसको बोले। और सगाई, फटाफट सगाई, और किसी को पता भी नहीं चलने दिया, और साथ में फटाफट फेरा। बस ओम शांति ओम स्वाहा, 1 रोटी का 2 कवा, और सब कुछ हो गया। अब जैसे घर में गई, उसका स्वभाव तो तेज था, छोटी छोटी बात में उलझती, लड़ाई करती, झगड़ा करती। 4 दिन नहीं बीते और घर का वातावरण कलह में हो गया, नरक में हो गया, और सब रो रहे हैं। तो निमंत्रण किसने दिया था। 20 लाख ने निमंत्रण किसने दिया। अब करे क्या। कुछ दिन बीते, बाप ने अपने बेटे को कहा, जा बेटी को संभाल कर आ, बहन को संभाल कर आ, और 4 दिन के लिए घर पर लेकर आ जा। जैसे गया, प्रवेश किया, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया। लड़के ने कहा, मेरी बहन को भेजो। हाँ अभी तत्काल, अभी 3 बजे गाड़ी है, सामने स्टेशन है। हाँ हावड़ा, और अभी यहाँ तो बाग बाजार है, पर यहाँ से, और फटाफट। तो ससुर जी ने कहा, मतलब सगा जी ने कहा, आप आए हो तो एक दिन तो बेचारे को रुकने दो। नहीं नहीं नहीं, मुहूर्त है आज, अच्छा मुहूर्त है, ठीक है। बहन को लेकर आ गया, और पिताजी ने पूछा, बेटा क्या हाल चाल है। पिताजी, वो तो बोलता कि नहीं बोलता, उससे पहले बेटी बोली, पिताजी आप मेरे को कुएं में डाल देते, नरक में भेज देते, यहां क्यों भेजा, कुएं में डाल देते, और नरक में भेजा मेरे को। तुम्हारा ससुराल कैसा है। मेरा ससुराल नरक जैसा है। तुम्हारी सासू डाकण है, तुम्हारा ससुर डाकी है, तुम्हारी नंदे सिकोतरिया है, और तुम्हारा पति यमराज है। पिता समझ गया, भाई साहब में खोट है, ससुराल में खोट नहीं है। भाई साहब बोले, लड़की बोली, अब मैं 3 काल नहीं ससुराल जाने वाली नहीं हूं, मर जाऊंगी, नहीं ससुराल नहीं जाऊंगी। पिता ने सोचा, ससुराल तो भेजना ही पड़ेगा, घर में तो कितने दिन रहेगी बेटी, तो हाँ पढ़ाई अभी जैसे कहा था नहीं। ऐसे करते करते सेठ ने चिंतन किया, मैं तुम्हारे को 6 महीना की दवाई देता हूं, 6 महीना की दवाई देता हूं, और तुम्हारा जो ससुराल है
और तुम्हारे फेवर में हो जाएगा, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। 6 महीना सहन करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 6 महीना सहन करना पड़ेगा। उसने सोचा 6 महीना और सहन करूंगी, और तो क्या करना, ये दवाई है। और जब भी तुम्हारी सासू तुम्हारे को कुछ कहे, परिवार के सदस्य कुछ कहे, तुम्हारे को जब गुस्सा है उसमें दवाई ले लेना, एक घूंट, नीचे उतारना नहीं है, मुंह में रखना, मुंह में रखना, मुंह में रखना, ठीक। ससुराल भेजी, और जैसी भेजी और सब देखते आगी 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 आगी, इतने दिन शांति थी, आगे आना तो है, ये जाएगी कहाँ। अब बार बार कभी वो ननंद कुछ बोलती है, सासू कुछ बोलती है, देवर कुछ बोलता है, गुस्सा तो आ रहा मन में। पिताजी की दवाई 6 महीना की दवाई है मुंह में, ऐसे करते 5-10 दिन बीते, सारा माहौल चेंज हो गया। सासू जी ने सोचा बहू वही एक दूसरी है, बहू वही एक दूसरी है, कि पहले तो घूंघट में रहती थी, और पहले तो ऐसा भी सुनने में आता है, दिखाते कोई और भेजते कोई, ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसा भी सुनने में आता है। और उसमें जो भी भेजा वो स्वीकार है, मान्य है कि इज्जत का सवाल था, खानदानी की बात थी। लेकिन आजकल तो माँ बाप को परेशान करते नहीं है, बेटे बेटी इतने होशियार है, खुद ही अपना काम करके आ जाते हैं, माँ बाप को परेशान नहीं करते हैं। ऐसे भी है, सब नहीं है, कुछ है। देखा कोई आँख खोल कर देखता, मतलब ये कपड़ा ऊंचा करके देखता, ऐसे है तो वही है। ऐसे करते करते 1 महीना बीता, सारा घर का माहौल इतना बढ़िया हो गया, इतना अच्छा हो गया। और अब सासू जी ने कहा, अब पैसा बोलने लग गया 20 लाख, और ये घर की जो चाबी है, तिजोरी की जो चाबी है, वो मेरी बहू के पास रहेगी। कोई भी काम करना, पैसा किसी की आवश्यकता है, हाँ, इसके हस्ताक्षर बिना, हाँ। हमारे परमानंद जी ने तो कहा विपक्ष की भूमिका, लेकिन हाँ, सासू जी ने क्या कहा बहू को, आज से ये मेरी होम मिनिस्टर नहीं, वित्त मंत्री है, हाँ, गृह मंत्री नहीं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मंत्री है, जो भी काम है हस्ताक्षर ये करेगी। ऐसे करते करते 1 महीने में सारा वातावरण चेंज हुआ, और सब भला हो भला हो भला हो भला हो। पिता ने पुत्र को कहा जा मौज देख कर आ जा, और जैसे ही सूचना मिली कि सगाजी आ रहे हैं, पहले से बढ़िया व्यवस्था, 4 आदमी स्टेशन पर पहुंचे कि सगाजी आ रहे, सगाजी आ रहे, सगाजी का स्वागत, वेलकम। और फिर गर्मा गर्म पानी से स्नान, पहले नाश्ता, फिर बादाम का सीरा, मुंह में पानी लाना नहीं, और ऐसे करते सारा माहौल देखा, कहा मेरी बहन को भेजो, बहन को भेजो, बहन को भेजो। तो सासू जी बोले बहन को तो अभी भेज नहीं सकती हूँ, कि मेरे मिक्सर महीने में बेटी की शादी है, और सारा घर की व्यवस्था आज संभालती है, इसके बिना तो हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, कि कुछ भी हो आपको भेजना तो पड़ेगा। मेरे पिताजी ने कहा है तो ठीक है, 2 दिन से ज्यादा नहीं, 2 पास में गांव था, ज्यादा 2 दिन से ठीक है, 2 दिन के लिए भेजो। और जैसे घर में आती है, ससुराल में आती है, चेहरा खिला हुआ, पिछली बार की तरह मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ, प्रसन्नता। पिताजी ने सोचा दवाई काम कर गई है, दवाई काम कर गई है, और प्रणाम किया। ससुराल, ससुराल स्वर्ग से बढ़कर है, मेरे घर से भी बढ़कर ससुराल है। तुम्हारे ससुर जी, मेरे ससुर जी आज से भी बढ़कर है। सासू जी मेरी माँ तो कुछ नहीं है, सब कुछ सासू है। तुम्हारी नंदा वो तो श्रीदेवी है, श्रीदेवी है। तुम्हारा पति, मेरा पति परमेश्वर है। वाह, सारा माहौल चेंज हो गया। पिताजी आपने 6 महीने की दवाई दी, ये तो 1 महीना में ही ठीक हो गया वातावरण। क्या था? कुछ नहीं था, बस मौन कर लो, समस्या का समाधान। एक नरम दूसरा गरम, तब रहे घर की शर्म, और एक गरम दूसरा गरम, फिर फूटे करम। समस्या तो यही है, नहीं न वो सुनने के लिए तैयार है, न ये सुनने के लिए तैयार है, और असहिष्णुता में ये समस्या हो जाती है। अहंकार, असहिष्णुता, और तीसरा जो टूटने का कारण है, संबंध टूटना, अविश्वास।
अविश्वास बड़ा खतरनाक है, संदेह बड़ा खतरनाक होता है, संशय बड़ा खतरनाक होता है। और हमारे तत्व की भाषा में सम्यक्तों के जो 5 दूषण बता नहीं, शंका आकांक्षा है। हाँ, तत्व के प्रति शंका रखना। और ऐसा कहा जाता है पहाड़ से नीचे गिरता है एक बार मरने की संभावना रहती है। जो संशय रूपी पहाड़ से गिरता है वो बार बार मरने की संभावना रहती है, बार बार जन्म मरण करता रहता है। और जब तक मन में अविश्वास है, शंका है, संदेह है, तब तक जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। अविश्वास कैसे होता है? अविश्वास, माँ बेटी बात करी है और बहू आ गई, और माँ बेटी के बाद शायद पूरी होगी है, बहू को देखकर कुछ नहीं किया, तत्काल बहू के मन में आ जाता है पर ननद भाई से आ गया है और मेरे को देखकर बात, ऐसे और कोई बात करता है, मन में शंका। अरे कभी कभी हम संत आपस में बात करते हैं और हमारी बात पूरी होगी, कोई श्रावक आया, वो सोचता है महाराज ने मेरे को देखकर बात बंद की है। कभी हम मैं किसी श्रावक से बात कर रहा हूं और कोई उसका एंटी विचार वाला आ गया, हाँ महाराज योजना बना रहे हैं भाई, योजना। अरे क्या योजना, क्यों शंका रखे, क्यों? अरे मिलने वाला क्या है? यदि मैं उनसे कोई बात भी कर रहा हूं, तुम्हारे बारे में भी बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे को क्या मिलने वाला है? क्यों अविश्वास करते हो, क्यों संदेह करते हो, क्यों घर को तोड़ते हो, क्यों घर को नरक बनाते हो? आखिर काम तो वो आएगी नहीं, काम वो आएगी। ये जब अविश्वास होता है तो अहंकार, असहिष्णुता, अविश्वास, और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण कारण है अंधकार। अंधकार कौन सा? वाला अहंकार नहीं, यहां अहंकार का मतलब मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व बड़ा खतरनाक होता है। सही दृष्टिकोण नहीं होता है, गलत दृष्टिकोण होता है। और आपकी भाषा में नेगेटिव विचार, जिनके नेगेटिव विचार होते हैं वहां ये सब समस्याएं आती है। आग्रह, ये सब संबंध टूटने के कारण है। और संबंध को जोड़े कैसे, ये अनमोल रिश्ते को मजबूत कैसे बनाए, उसके लिए स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, विनम्रता, सेवा, सहयोग, सामंजस्य, समर्पण, ये गुण जरूरी है। आपस में यदि प्रेम है तो कहा जाता है सासू वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बन जाए, सासू वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बन जाए और बहू सहिष्णुता की देवी बन जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। सासू और बहू में मेल है, कहते नहीं, वो जोड़ी जमती है। सासू और बहू की जोड़ी जमती है तो दिवाली है, और जोड़ी नहीं जमती है होली है। तो अब ये आपके हाथ में है, ये सब कुछ है। उसके बाद में बताया गया है अब परिवार की भूमिका क्या रहती है, बेटे की भूमिका क्या रहती है। बेटा तो कभी कभी बेचारा पिसा जाता है, क्या नहीं, इधर बोलो कि इधर बोलो। लेकिन कुछ बेटे समझदार भी होते हैं, तटस्थ भी होते हैं, जिसकी गलती है तो बता भी देते हैं। क्यों? उनको पत्नी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माँ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक जायोड़ो है, एक आयोड़ो, कहते नहीं है, माँ ने जाया है और ये आई है, दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। और पति को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कोई मुंह से कोई शब्द भी यदि निकल जाता है, कभी सासू माँ नाराज हो जाती है तो कभी पत्नी नाराज हो जाती है। तो पति की महत्वपूर्ण भूमिका, और पति कभी कभी समझाने की भी कोशिश करता है पत्नी को, माँ को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों अड़ जाते हैं तो समझने के लिए तैयार नहीं होते, तो उस समय पति चुप हो जाता है। और क्या करे, चुप हो जाता है। और कभी कभी माँ और बेटा बहू को समझाने के लिए भी योजना बनाते हैं। जो आपने सुनी होगी, आचार्य महाप्रज्ञ जी महासमुद्र जी कहानी फरमाते हैं। हाँ, बुढ़िया के एक लड़का था, उसकी शादी हुई, घर में बहू आई। अब बहू आती तो सब खुश तो होते नहीं, भाइयों की अपेक्षा बहनें ज्यादा खुश होती है, मेरे बहू आई है, आज मैं निर्वाणी हो गई हूँ, निवृत्त हो गई हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं करना है, मेरे बहू आई है सासू जी के पैर दबाएगी। ये सासू कभी भूल मत करना, पैर की जगह कहीं गड़ा नहीं दबाने लग जाए, कभी भूल मत करना। जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं दूसरों पर कभी आधारित नहीं रहना, चाहे साधु समाज हो चाहे श्रावक समाज हो।
हाँ, कभी जब तक काम वालों लागे, काम वाली नहीं है। काम करते रहो। सेवक हमारे 4 हैं, 2 हाथ 2 पाँव, दिन रात सेवा करे, धूप गिने न साव। कितना सुंदर है। कभी भी दूसरों पर आधारित नहीं रहना, हमेशा श्रम का जीवन जीना, मेहनत का जीवन जीना। जैसे घर में बहू आई, सासू जी ने 4 दिन तक खूब उसका स्वागत, अतिथि कहते नहीं, कि जवाई आते नहीं तो जवाई से भी बढ़कर, और रोजाना हाथ से मुंह में ग्रास देती कौन? सासू जी। और कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। और जैसे 5वां दिन उदित हुआ, सासू जी ने कहा, बहू रानी, ये बहू रानी नहीं, बहू लाना, बहू रानी मत लाना कभी। रानी लागी तो फिर माँ रानी, आप जानते हो, विक्टोरिया माँ रानी हो जाएगी। अब जैसे पानी का कहा, सासू ने कहा, बहू बोली, आज तो आपने कह दिया, कल से मत कहना। मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे बाप ने 10 लाख का दहेजा दिया है। आराम से जीऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, नाचूंगी। सुबह ये नाश्ता में, दोपहर में ये, शाम को मीनू बोलते नहीं, सब बता दिया। सासू ने सोचा, मैंने सोचा बुढ़ापा में काम आएगी तो और मुश्किल होगी। और इतने दिन 2 दिनों का काम करना होता था, 3 का काम हो गया, और 2 से भी भारी इसका काम है। अब खटपट खटपट शुरू होगी। अब बेचारा पति भी समझाता कि ऐसा कर, वैसा कर। वो नहीं नहीं, क्या ऐसा वैसा, तुम शांति रखो, सास वो हम 2 आपस में कर लेंगे। एक दिन की बात है, सास और बेटे, मन माँ बेटे ने योजना बनाई कि बेटा ऐसी स्थिति है, माँ ऐसी स्थिति, क्या करे, कोई दिमाग लगाए। दिमाग लगाते लगाते ऐसा करे, सुबह सुबह झाड़ू निकाला। तो मैं बोलूंगी मैं निकालूंगा, तुम बोलना मैं निकालूंगी। हो सकता है मेरे को देखकर उसके मन में दया का भाव आ जाए कि पति झाड़ू निकाल रहा है, ये तो इंसल्ट की बात है। तो हो सकता है वो आ जाए, थोड़ा काम करना शुरू कर ले। ये तो अच्छा सुझाव है। और सुबह सुबह जोर जोर से पति भी बोल रहा है, सास भी बोल रही है, माँ बोल रही है, बेटा भी बोल रहा है, मैं झाड़ू निकालूंगा। वो बोली मैं झाड़ू, आदमी झाड़ू थोड़ी निकालती है, तो औरतों का काम है कि माँ तुम बूढ़ी है, तुम्हारे सत्रह काम है, ऐसा है, मैं ये करूंगा। नहीं नहीं, मैं झाड़ू निकालूंगा। वो बोले मैं झाड़ू निकालूंगी। अब जोर जोर से बोल रही है, इतने में आंखें खुल गई श्रीदेवी की। वो रानी की आंखें खुल गई। आंखें खुली, क्या हुआ, कौन सा आज सीरियल आ रहा है, कौन सा सीरियल आ रहा है आज, आवाज। और देखा, ओहो ये तो जोरदार सीरियल है, ऐसा तो मेरे पियर में भी नहीं देखा है, ये तो जोरदार सीरियल है। और तत्काल बोली, क्यों लड़ाई करते हो, क्यों झगड़ा करते हो, मैं निर्णय देती हूँ, एक दिन झाड़ू तुम निकाला करो, एक दिन झाड़ू ये निकाला करेगी। बस हो गया। यह स्थिति है समाज की। योजना फेल होगी, हाँ योजना वो तो फेल होगी है, लेकिन मूल बात है आराम हराम है। विलासिता का भाव बड़ा खतरनाक है। और आज समाज में जो विलासिता तो बढ़ रही है, बड़ी खतरनाक है। आज जो विवाह शादी में जो प्रदर्शन बढ़ रहा है, आडंबर बढ़ रहा है, कभी कभी देखते रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम जैन के घरों में यह कार्य हो रहा है, और घास पर भोजन करे हैं। एक तरफ तो आकर महाराज हम तो 6 गाय की हिंसा से बचने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ आप घास के ऊपर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और विवाह शादी में यदि शराब परोसी जाती है, इसे और दुर्भाग्य की क्या बात होगी। और यदि कोई व्यक्ति उसमें वहां जाकर भोजन करता है तो वो भी दोषी है, मेरी नजर में वो भी दोषी है। अहिंसात्मक तरीके से प्रतिकार करना चाहिए। हम जैन हैं, जैन संस्कृति को जीवित रखे, और हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। इसलिए सावधानी जरूरी है। आडंबर प्रदर्शन और विलासिता का भाव से जितना दूर हो गए उतना ही जीवन अच्छा होगा, और जो श्रम का जीवन जिएगा उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अभी हमने सुना राजस्थान के अंदर, और दिन में शादी हुई, दिन में शादी, और एक समय भोजन करा के छुट्टी, अनावश्यक खर्चे से बच जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, एक ने मुझे बताया, महाराज लड़की की शादी में इतना खर्चा किया, अब बाबू टेंशन में आ गया, कर्जा हो गया, कहते आंदो नूते दोने जिम्मा है, घर सारू पावना है, पावना सारू घर नहीं है। ये जो देखा देखी होड़ा होड़ में जो नुकसान हो रहा है समाज का, इस पर चिंतन है। अरे बड़े क्या करते, तुम्हारे को क्या लेना देना, तुम तुम्हारे घर की चिंता कर, मेरे घर में क्या हैसियत है, वो ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जैन संस्कृति के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, और हमेशा जैन संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आडंबर प्रदर्शन से बढ़ना चाहिए, और विलासिता से जो बचेगा उतना ही वो सुखी होगा। तो मैं मूल बात बता रहा था, जो
विलासिता का भाव, वो बहू की जो बात बता रहा था उसका क्या परिणाम आया है। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो जहाँ ये बातें हैं, अब बेटे की जो भूमिका है, और ऐसा भी कहा जाता है बेटे के बारे में 4 बातें बताई, वो सुंदर बातें बताई है कि पति समझदार हो तो मकान बनता है, पति समझदार हो तो मकान बन जाता है, पति यदि समझदार मकान बन जाएगा, पत्नी यदि समझदार है तो घर बनता है, पति यदि समझदार है तो मकान बनता है, पत्नी यदि समझदार है तो घर बनता है, और बेटा यदि समझदार है तो स्वर्ग बनता है, और बहू यदि समझदार है तो घर मंदिर बन जाता है। घर क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। पति समझदार हो तो मकान बनता है, और पत्नी समझदार है तो घर बनता है, और बेटा समझदार है तो स्वर्ग बनता है, और बहू समझदार है तो घर मंदिर बनता है। तो इसलिए आवश्यकता है, बहनों को कहना चाहूंगा, और बहनें जितनी संस्कारी होगी, जितनी समझदार होगी, उतना ही घर तेजस्वी यशस्वी होगा। सारा खेल बहनों पर है। क्यों? आप जानते हैं आदमी तो कमाता है, आदमी कमाता है, और पैसा का उपयोग कौन करती है? बहनें करती है। किसको कितना देना, क्या करना, सारा लेन देन सब। तो इसलिए बहन यदि संस्कारी है तो घर सुरक्षित है, और बहन यदि फुअर है, या आजाद हिंद वाली है, या विलासिता वाली है, ये खर्चालू है, तो फिर घर स्वर्ग में नहीं हो सकता है, परिवार स्वर्ग में नहीं हो सकता है। और साथ साथ में आगे बात बताई गई है, पराये घर की बेटी को नए घर में बेटी का दर्जा तो मिले, लेकिन बहू का अस्तित्व कैसे कायम रहे, ये तो कायम तो आपको ही रखना है, आपको कायम रखना है। बहू की जगह रहेगी। जैसे बताया नहीं, बेटी कभी बहू नहीं हो सकती है, और बहू कभी बेटी नहीं हो सकती है। हम कितना भी कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव तो आएगा। बेटी का रूप अलग होता है, बहू का रूप अलग होता है। हम सासू माँ कह दे, बहू कह दे, ये मेरी बेटी है, व्यवहार में सब कहते हैं, जैसे बता रही, व्यवहार में आंतरिक में कितना होता है। फिर भी आज वर्तमान का जो माहौल है, इस माहौल में पहले से काफी अच्छा माहौल बन रहा है, ऐसा सुनने में आता है। और क्यों? इसके पीछे कारण है, एक ही बेटा है। पहले तो 5 हाथ होते तो 2 चले भी जाते तो टेंशन नहीं। अब एक बेटा है, सासू भी ढलने लगी है और बहू भी ढलने लगी है, दोनों ही है। और कुछ जो नहीं ढलते हैं तो फिर फोड़ा पड़े। इसलिए तो ये जरूरी है कि आप बहू का भी अस्तित्व रखे। जैसे घर में बहू आते तो आप उस नजर से देखे, ये मेरी घर की सदस्य है, मेरी घर की सदस्य है, और इसको मुझे ट्रेनिंग देना है, इसको मुझे तैयार करना है। और ये भी ध्यान में रखने की बात है, आती घर की चाबी नहीं पकड़ाना। ध्यान से सुनना कि महाराज आपने ये बात की, आप तो ऐसी उल्टी बात करे हो। उल्टी नहीं है, सुलटी है, उल्टी नहीं है, आती तत्काल। ऐसा हुआ आजकल क्या समाज में, वो समाज की कम आ रही है, दूसरी समाज की ज्यादा आ रही है। अब उससे आप परिचित तो हो नहीं है। और ऐसा भी सुनने में आता है, गैंग भी है कई जगह। जो ये सगाई होती नहीं, जो बाहर से लाते हैं, उनकी गैंग होती है, और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि 2 साल तक तुम जमकर वहां रहना, और परिवार का दिल जीत लेना, और फिर हाथ फेर कर लेकर आ जाना। ऐसा हुआ मेवाड़ के अंदर। अच्छा परिवार था, और 2 साल तक रही होगी, करीबन 12 या 2 साल तक रही होगी। ऐसा माहौल का भाई बहुत तो अच्छी है। देखो पराये देश की है, बहुत अच्छी है। परिणाम ये आया, सास को खत्म किया, ससुर को खत्म किया, और एक देवर और किसी को या पति 3 को खत्म कर दिया, और धन देकर चली गई। बाद में पकड़ी गई, वो अलग बात है। इसलिए तत्काल विश्वास नहीं है, चाहे कोई भी हो। आज आचार्य होते हैं तो तत्काल सब साधुओं पर विश्वास थोड़ी करते हैं। ऐसे तो साधु विश्वास है ही है, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस जैसी योग्यता होती है उस हिसाब से। तो इसलिए सावधानी रखना। पहले उनको प्रशिक्षण दो, उनके दिल की बात जानो, घर की बात जानो, खानदानी घर की सब बात जान, फिर आपको विश्वास हो जाए कि अब वो तो धीरे धीरे उसको जिम्मेदारी। एक साथ में आप सोचते हैं जिम्मेदारी में तो निर्वाणी होगी, कभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगवानी हूँ, तो मैं कोई सारी जिम्मेदारी संतों को क्यों धीरे धीरे होती है कि एक साथ में सब देंगे, और मैं यदि निवृत्त हो जाऊंगा तो कभी समस्या हो जाती है। तो मेरा दायित्व तो मुझे ही करना पड़ेगा, सासू का जो दायित्व सासू को करना पड़ेगा, बहू का जो दायित्व बहू को करना पड़ेगा। धीरे धीरे बहू को आप पहले प्रशिक्षण दो, और इतना अच्छा प्रशिक्षण दे दो ताकि वो आपके घर में मिल जाए, दूध मिश्री की तरह, कहते नहीं, तो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये भूमिका
बहू का समान होना चाहिए। बहू के मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये परा घर है, सासू मेरे को सामान नहीं देती है, जेठानी को ज्यादा सामान देती है, देरानी को कम देती है। नहीं, धीरे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे काम होता है। तो अस्तित्व है, बहू का अस्तित्व है और रहेगा, लेकिन सासू की क्या भूमिका रहती है ये सावधानी रखने की बात है। सासू देरानी जेठानी दो बहुआ हैं, दोनों को समान दृष्टि से देखने की कोशिश करेगी तो कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें भी थोड़ा होता है, कोई भी हो, यदि एक बहू यदि काम करने वाली है, समझदार है और पैसा वाली है तो उसका रूप अलग होगा, और एक काम करने वाली कम है, पैसा वाली भी नहीं, ऊपर से ठोला और मारती है तो फिर ठोला ही पड़ेगा और क्या होगा। इसके अलावा इसलिए होता है, फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद में नववधू के दायित्व में विचारों की महत्ता, नई बहू आती है तो उनके विचार को भी महत्व देना चाहिए। क्यों, पढ़ी लिखी होती है, समझदार भी होती है, कई बहू बहुत समझदार होती है। आपको आश्चर्य होगा, सासू आती है, महाराज इस बहू के कारण मैं धर्म ध्यान करने लगी हूँ, मेरा ये सौभाग्य है, मेरा घर खिल गया, स्वर्ग में हो गया। जैसे ही बहू का पैर पड़ा सारा माहौल दूसरा हो गया। अब बोलो आप, कितनी गहरी बात बता, कितनी गहरी। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सासू और बहू संतों के दर्शन करने के लिए आई, ध्यान से सुनने की बात है। और बहू ने सासू का परिचय दिया कि महाराज मेरी सासू जी 16 वर्षों से वर्षित तप करी है। कितने? 16 वर्ष से वर्षित तप कर रही है और ये तपस्वी है। तो संत बोले तप का हम अनुमोदन करते हैं। संत बोले तप का अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। इतने में सासू बोली, महाराज मैं तपस्वी नहीं हूं, मेरी बहुत तपस्वी है। आपको आश्चर्य होगा, 16 वर्षों से पियर ही नहीं गई है, 16 वर्षों से पियर ही नहीं गई है। संत को और आश्चर्य हुआ, या तो कोई लड़ाई झगड़ा है इसके कारण। नहीं नहीं महाराज। तो बहू को पूछा क्यों नहीं गई? कि महाराज एक दिन पारना आता है, एक दिन उपवास आता है, तो पारना कितने दिन में जाऊं तो मेरे सासू के पारना बनाएगा कौन, उसको कितनी मेहनत पड़ेगी, कहाँ। इसलिए मैं तो उपवास के दिन जाऊंगी तो घर का सारा काम मेरी सासू जी को करना पड़ेगा, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। परिवार के सदस्य तो हर्ष विभोर, और जो सुनने वाले हैं वो भी देखते रह गए। आज यहाँ इतनी बहनें बैठी है, कोई है ऐसी बहन तो 16 वर्ष से 16 घंटे ही नहीं लगाती है, 16 घंटे ही नहीं लगाती। थोड़ा कुछ होता है और तत्काल पियर याद आता है, पियर याद आता है। अरे थारी सासू तो बीमार पड़ी है, तेरी सासू को तो संभाल दे। और माँ थोड़ा सा सिर दर्द करने लग गया, ए भाई माँ तो दुखे, ए माँ आऊं। अरे क्या, अरे आप पियर को मेजबान और मेहमान दो शब्द नहीं, तो पियर को तो मेहमान समझो और ससुराल को मेजबान समझो, तो सास बहू का रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। एक तो ये बहू की महत्ता। दूसरी आती है, एक बहू साड़ी खरीदने के लिए गई, कहाँ, बड़ा बाजार में साड़ी खरीदने के लिए गई। तो साड़ी ने कहा कि बताओ ये 800 की, ये तो महंगी है, और सस्ती बताओ, और सस्ती बताओ, ये 600 की और सस्ती, कि ये 400 की और सस्ती। तो दुकानदार समझदार था, वो बोला तुम कल तुम्हारी सासू को साथ में लेकर आना, सासू को साथ में, तुम कंजूस है और तुम्हारी सासू है वो उदार है, उदार है। तो वो सासू को लेकर आई और सासू बोली दुकानदार महंगी साड़ी बताओ, महंगी साड़ी बताओ। 800 नहीं, पहले 200 नहीं, और 400 और 600 और 800 और ऐसे करते। ठीक है, तो 600 की साड़ी। तो वो बोली क्या करोगे आप, घर में तो साड़ी पहनना है। अरे घर भी तो पहनना है, लेकिन वो सुन, तो यदि अच्छी साड़ी पहन दी है तो मेरा मन खुश रहता है, मेरा मन प्रसन्न रहता है, और सारा माहौल चेंज हो गया। आज ऐसी कितनी बहनें होगी, 2000 की कोई बहुत साड़ी लेकर आ जाती है कि ये अनावश्यक खर्चा करती महाराज, हाँ दिखावा करती, ये करती है। लेकिन देखो, एक इधर बहू की भूमिका, इधर सासू की भूमिका, दोनों का आपस में कितना प्रेम, कितना सौहार्द। 36 और 63 और 36 आपके हाथ में। इसलिए आवश्यकता है कि सास और बहू के बीच में जो रिश्ता है वो बड़ा सौहार्द में रहे, प्रेम में रहे। और उसके साथ में अब जो गैप भी है, जनरेशन गैप भी है, उसको भी समझने की कोशिश करो। एक दिन में, अब मेरे को 44 साल हो रहे हैं दीक्षा लिए, और जो नए संत है हमारे मुनि कुणाल मुनि, इनको 5 वर्ष हो रहे हैं, 4 साल है, तो गैप तो रहेगा। दादा और पोता के बीच में भी गैप है, बाप और बेटे के बीच में भी गैप होता है, सासू और बहू के बीच में भी गैप रहता है, जनरेशन तो गैप रहेगा। धीरे 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 वो
विचारों का जो गैप है उसको दूर करने की कोशिश करो और ऐसा माहौल बनाओ उनको ये महसूस नहीं होए कि ये मेरा ससुराल है, ये मेरा घर है। उसको पीर भी याद नहीं आना चाहिए। तो समझना चाहिए सासू की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं और यदि इन पर आप ध्यान दोगे तो आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ में कुछ सुझाव की भाषा में आपको कहना चाहता हूं। मैं सामंजस्य का निर्माण करूंगा। पहला क्या है? मैं सामंजस्य का निर्माण करूंगा। दूसरा है मैं अनाग्रह का प्रयोग करूंगा, अनाग्रह का प्रयोग करूंगा। तीसरा है मैं दूसरों के विचारों का सम्मान करूंगा। चौथा है मैं दूसरों की रुचि का सम्मान करूंगा। पांचवा है मैं विरोध की स्थिति में मैत्री का प्रयोग करूंगा और मैं अधिकार की बात नहीं करूंगा और बहू को पूरा सम्मान दूंगा या दूंगी। तो ये है, तो ये आपस में एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे, एक दूसरे की प्रशंसा करे। प्रशंसा कब करना? बंद कमरे में सब प्रशंसा करते हैं। बहुत सुंदर बताया गया है, भलाई तुम बाजार, प्रशंसा तो बाजार में करो और किसी में बहू में गलती है तो बंद कमरे में। और सबसे ज्यादा प्रशंसा किसके सामने करना? पिता के सामने करना, माँ के सामने करना, और वो बाग बाग हो जाएंगे। और उस समय यदि आप बहू की गलती निकालते हैं तो वो आग आग हो जाएगी। जब आपका स्वार्थ सदता है तो आप क्या कहते हैं? मेरी बहू करोड़ों में एक है। क्या समझ गए आप? करोड़ों में एक है। और थोड़े दिन के बाद में लाखों में एक, फिर हजारों में एक, फिर लाखों में बानी 100 में एक, फिर कहते हैं फूटी कोड़ी में नहीं मिलती है। ऐसे क्यों आशा रखे? सासू को भी आशा नहीं रखना और बहू को भी आशा नहीं रखना। न तो ज्यादा अपेक्षा रखना, न उपेक्षा, न अपेक्षा न उपेक्षा और न आकांक्षा, न अधिकार की बात का प्रयोग करना। तो क्या है? आपस में प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा। और जितना प्रेम और सौहार्द रहेगा उतना ही घर मजबूत रहेगा। और सास बहू का जो ये रिश्ता है ये हमेशा मजबूत रहे और अच्छा रहे। इससे क्या होगा? पति भी सुखी, ससुर भी सुखी, घर के हर सदस्य सुखी। और सास बहू को यदि आपस में अच्छा देखेंगे तो घर का माहौल भी स्वर्ग में हो जाएगा। वहाँ लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का भी निवास होगा। और यदि ये नहीं है तो सत्य भी चला जाएगा, यश भी चला जाएगा और लक्ष्मी और सरस्वती सब चले जाएंगे। तो आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के कार्यों में सहयोगी बने, आलोचना से बचे, निंदा से बचे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए तो ये आपका जीवन और अच्छा होगा। इसलिए लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, 5C, ध्यान से सुनना। डोंट क्रिटिसाइज ईच अदर्स, एक दूसरे की आलोचना नहीं करना। दूसरा है डोंट कंपेयर विथ अदर्स, एक दूसरे की तुलना नहीं करना कि मेरी सासू ऐसी है, तेरी सासू ऐसी है, तुम्हारी वो जेठानी है, वो तुलना नहीं करना। तीसरा बताया गया है बी केयरफुल, सावधानी रखना, हमेशा सावधानी। और सुख दुख में काम आना, चलते समय भी सावधानी और बोलते समय भी सावधानी रखना, खाते समय भी सावधानी रखना, बनाते समय भी सावधानी रखना और लेन देन में भी सावधानी रखना। उसके बाद में फॉर पार्टनर, मतलब इसके साथ ही है जो आपका जो पार्टनर हो गया, इस तरह का पार्टनर है तो उसके प्रति भी जिम्मेदारी रखना और सेव करना। और उसके बाद में है कंप्रोमाइज, मतलब कंप्रोमाइज जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए सासू ने कहा आज मेरे बुधवार है, मुझे गोष्ठी में जाना है, अलीपुर की गोष्ठी में जाना है। गुरुवार है तो भवानीपुर की गोष्ठी में जाना। क्यों पद्मा भाई? है गोष्ठी में जाना है तो उस समय यदि बहू कहती है आप जाओ, पीछे का घर मैं संभालूंगी। और बहू के कोई काम हो गया, इमरजेंसी काम हो गया, बेटी के स्कूल में टीचर ने बुलाया है तो बहू कि मैं जा रही हूँ, सासू का आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी से संभाल, कोई मीटिंग है आदि है और गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे ही है कम्युनिकेशन, तो बातचीत बोलते नहीं, आपस में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इससे क्या समस्या का जो समाधान है वो वार्तालाप से संबंध है और अंदर घुटने से नहीं होगा। एक दूसरे को पराई दृष्टि से देखोगे तो वो नहीं होगा। और जो भी है सामने खुला और कहना है तो बड़े प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ रहना, सहना, कहना, ये 3 सूत्र आ जाए तो घर परिवार स्वर्ग में हो जाएगा। तो सासू बहू नहीं, बाप बेटा भी सुखी हो जाएंगे और दादा पोता भी सुखी हो जाएंगे और ननंद भौजाई भी सुखी हो जाएगी। रहना, सहना, कहना, ये 3 आ जाए, मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना,
कैसे कपड़े रखना, उसका भी एक विवेक होना चाहिए। हम जैन हैं, जैन के अनुरूप है, कम से कम संतों के ठिकाना आए तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे संतों को नीचे देखना पड़े, समाज को नीचे देखना पड़े। या कहीं आप विवाह शादी में जाते हैं, कभी कभी सुनते हैं ऐसा फोटो खिंचाकर व्हाट्सएप पर करते हैं, कितनी संघ की हल्की लगती है, समाज की हल्की लगती है, और आप खुश होते हो। क्या खुश है? वो आपकी बदनामी है, चरित्र पर आँच आती है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखें, समय समय पर गोष्ठियां भी करते रहे, सास बहू परिवार की, इससे भी समस्या का समाधान होता है। सामूहिक अर्हत ना करे, सामूहिक संत सत्संग के दर्शन करे, गुरु के दर्शन करे, प्रवचन सुने, तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के निर्देशानुसार स्थानीय ये मेरे क्या पूर्वांचल महिला मंडल की बहन ने ये कार्यक्रम रखा। पहले भी हमने 2 कार्यशाला और की थी, तो बहनें भी अच्छी संख्या में आई है। कोई सासू है, कोई बहू है, कोई पहले बहू थी आज सासू है, अब कोई सासू बनने वाली है नहीं, मतलब कोई अतीत में बहू थी अब भविष्य में सासू बनने वाली है। तो इसलिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, अब वो आपको सोचना है। बहू जो होने वाली है तो उनको भी क्या जिम्मेदारी है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब संघ की सेवा करो, समाज की सेवा करो, पहले घर को स्वर्ग में बना जाओ, रिश्तों को मजबूत बना दो। ऐसे रिश्ते मजबूत बनाना, कोई भी आपको हिला नहीं सके, कोई भी आपके रिश्तों को तोड़ नहीं सके। किसी के बहा में मत आओ, बहा में आने का मतलब नुकसान है। और जो कितना सुंदर का है, बहू है वो पियर की चिंता नहीं करे, वो ससुराल की चिंता करे, बस तो घर में शांति हो जाएगी। तो आज हम दादावाड़ी में आए हैं और शांतिनाथ जी भगवान का मंदिर है, शांतिनाथ जी का नहीं, शीतलनाथ जी भगवान का मंदिर है, भगवान महावीर का भी है, कई मंदिर है। तो आप जानते हैं जहाँ तीर्थंकर हुए, जैसे समय शिखर में 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। तो तीर्थंकर तो हमारे आराध्य है, तीर्थंकर हमारे आराध्य है और भाव पूजा का अपना बहुत बड़ा मूल्य है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को धर्म आराधना करना चाहिए और तीर्थंकरों की स्तुति करना चाहिए। वो देव तुलसी फरमाते नहीं, प्रभु पास देव चरणा में, प्रभु पास देव चरणों में सत्य के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, घरों निरंतर ध्यान। जय महावीर भगवान। तो दादावाड़ी में हम आए हैं और हमारे